Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक तरह पहचानना सका कि क्या चीज है। नौकर से दरियाफ्त किया, क्यों है ये क्या चीज है? हुजूर, ये बाइसाइकिल है। बाइसाइकिल? किसकी बाइसाइकिल? मिर्जा साहब ने आपके लिए भिजवाई है। और जो बाइसाइकिल रात को आई थी वो कहाँ है? यही तो है। क्या बकता है? जो बाइसाइकिल मिर्जा ने रात को भेजी थी वो यही है? जी हुजूर। अच्छा, और फिर इसे देखने लगा। इसे साफ क्यों नहीं किया? हुजूर, 2-3 दफा कर चुका हूँ। तो मैली क्यों है? नौकर ने इसका जवाब देना शायद मुनासिब नहीं समझा। तेल लाया? लाया। दिया? हुजूर, वो तेल देने के जो छेद होते हैं ना, वो नहीं मिलते। क्या वजह? हुजूर, दुरों पर इतना मैल जमा है, छेद कहीं बीच में ही दब गए। रफ्ता रफ्ता मैं उस चीज के करीब आया जिसे मेरा नौकर बाइसाइकिल बता रहा था। उसके मुख्तलिफ पुर्जों पर गौर किया। इससे ये तो साबित हो गया कि ये बाइसाइकिल है, लेकिन मजमूई हियत से ये साफ जाहिर था कि बल, राहत, चरखा और इस तरह की इजादात से पहले की बनी हुई है। चुनाचे पहिए को घुमा घुमा कर वो सुराख तलाश करने की कोशिश की जिसमें किसी जमाने में तेल दिया जाता था, लेकिन अब उस सुराख से आमदोरफ्त का सिलसिला बंद हो गया था। चुनाचे नौकर बोला, हुजूर, वो तेल तो बीच में जाता ही नहीं, सब इधर उधर बह जाता है। अच्छा, ऊपर ऊपर डाल दो, ये भी मुफीद होता है। आखिरकार बाइसाइकिल पर सवार हुआ। पहला पांव चलाया तो ऐसा मालूम हुआ कोई मुर्दा अपनी हड्डियां चटखा चटखा कर अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदा हो रहा। घर से निकलते ही थोड़ी सी उतराई थी, उस पर बाइसाइकिल खुद ब खुद चलने लग गई, लेकिन उस रफ्तार से जिस रफ्तार से तारकोल जमीन पर बहता है। और उसके मुख्तलिफ पुर्जों से तरह तरह की आवाजें बरामद होनी शुरू हुई। उन आवाजों के मुख्तलिफ गिरोह थे, जैसे चा चू किस्म की आवाजें ज्यादातर गद्दी के नीचे और पिछले पहिए से निकलते थे। खट खड़ड़ की आवाजें मडगाट से आती थी और जंजीर जरा सी ढीली ढीली थी। जब कभी मैं उस पर जोर देता था उसमें एक अंगड़ाई सी पैदा हो जाती थी, चढ़ चढ़ बोलने लगती थी, फिर ढीली हो जाती थी। और पिछला पहिया घूमने के अलावा झूमता भी था, यानी एक तो मैं आगे को चलता था लेकिन मेरा पूरा जिस्म दाएं से बाएं बाएं से दाएं हरकत भी करता था। उस वक्त सड़क पर जो निशान बन जाता था उससे यह तो साबित हो जाता कि एक मखमूर सांप लहरा कर निकल गया है। मडगाड थे तो सही, लेकिन पहियों के एन ऊपर न थे, जिनका फायदा यह मालूम होता है कि अगर इंसान शुमाल की सिमत सैर को निकले और आफताब मगरिब में गुरूब हो रहा हो तो मडगाड़ों की बदौलत टायर धूप से बचे रहेंगे। और दूसरा, अगले पहिए के टायर में एक बड़ा सा पेवन लगा हुआ था, जिसकी वजह से पहिया हर चक्कर में लम्हे भर को ऊपर को उठ जाता था और मेरा सर बराबर झटके खा रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मतवातर ठोड़ी के नीचे मुक्के मारे जा रहा हो। आगे थोड़ी सी उतराई थी जिस पर बाइसाइकिल जरा तेज हो गई, जिसकी वजह से फिजा में भूचाल सा आ गया। बाइसाइकिल के बाकी पुर्जे जो अब तक सो रहे थे बेदार होकर गोया हुए। इधर उधर के लोग चौंके। माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। खट खड़ड़ के बीच में पहियों की आवाज जुदा सुनाई दे रही थी। क्योंकि अब बाइसाइकिल पहले से ज्यादा तेज थी, इसीलिए चू फट की आवाज ने चुछू पट की सूरत इख्तियार कर ली। तमाम बाइसाइकिल की अधिक अफ्रीकी जबान की गिरदाने दोहराने लगी। इस कदर तेज रफ्तारी बाइसाइकिल की तबे नाजुक पर गरां गुजरी, जिससे यकलक 2 तब्दीलियां वाक़ई हुई। एक तो हैंडल दूसरी तरफ को मुड़ गया, जिसका नतीजा ये निकला कि मैं जा तो सामने को रहा था लेकिन मेरा तमाम जिस्म दाएं तरफ को मुड़ा हुआ था। दूसरा, गद्दी दफतन 6 इंच के करीब नीचे बैठ गई और मैं जब कभी पेडल चलाने के लिए टांगे ऊपर नीचे करता तो मेरे घुटने मेरी ठोड़ी तक पहुंच जाते थे। गद्दी का नीचा होना अज हद तकलीफ दे साबित हुआ। अब मैंने मुनासिब ये समझा कि इसको उतर कर नीचे सही कर लूं। चुनाचे मैंने बाइसाइकिल को ठहरा लिया, नीचे उतरा, मैंने जेब से औजार को निकाला और उसको ठीक कर लिया। बाइसाइकिल के ठहर जाने से यकलख्त जैसे दुनिया में खामोशी सी छा गई। यूं मालूम हुआ कि जैसे मैं किसी रेल के स्टेशन से बाहर निकल आया हूं। मैंने उसको ठीक किया, दोबारा सवार हो गया। 10 कदम भी चलने ना पाया था, अब के हैंडल यकलख्त नीचा हो गया। इतना नीचा कि अब गद्दी हैंडल से कोई फिट भर ऊंची थी। तमाम बोझ दोनों हाथों पर था जो हैंडल पर रखे थे और बराबर झटके खा रहे थे। अगर उस वक्त आप मेरी हालत को तस्वुर करें तो आपको मालूम होगा कि मैं दूर से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई औरत आटा गूंथ रही हो। मुझे इस मुशाबहत का एहसास बहुत तेज था,
जिसकी वजह से मेरे माथे पर पसीना आ गया। यूं तो मैं आसपास लोगों को कनखियों से देखता जाता था, लेकिन इनमें से कोई शख्स ऐसा न था जिसके लिए मेरी मुसीबत ज़ियाफत तबाह का बायस न हो। गद्दी तो नीचे हो ही गई थी। थोड़ी देर के बाद हैंडल फिर नीचा हो गया और मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि लड़के ने कहा, अरे ये देखो, ये क्या कर रहा है? गोया मैं उस बदतमीज के आगे कोई करतब दिखा रहा था। मैंने उतर कर दोबारा उसको ठीक कर लिया। जब 2 मील गुजर गए और बाइसाइकिल की उठक बैठक ने एक मुकर्रर बाकायदगी इख्तियार कर ली, तब मैंने फैसला किया कि मिस्त्री से पेच कसवा लेने चाहिए। चुनाचे बाइसाइकिल को लेकर एक दुकान पर गया। बाइसाइकिल के वहां जाने से दुकान में जितने लोग काम कर रहे थे सब के सब सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, जरा इसकी मरम्मत कर दीजिएगा। एक दुकानदार लोहे की एक सलाख लिए आगे बढ़ा और बाइसाइकिल के मुख्तलिफ हिस्सों पर बड़ी ठोक बजाकर देखा। मालूम होता था कि थोड़ी ही देर में सब हालात का जायजा लगा लिया हो। फिर भी मुझसे पूछने लगा, किस किस पुर्जे की मरम्मत कराइएगा? बड़े गुस्ताख हो तुम, देखते नहीं कि बस हैंडल और गद्दी को ही ऊंचा करके कसवाना है, और क्या? मडगार्ड भी ठीक ना कर दूं? अच्छा कर दो। अगर बाकी की चीजें भी ठीक करवा लेते तो अच्छा होता। अच्छा पर कर दो जल्दी से। यूं थोड़ी ना हो सकता है, 10-15 दिन लगेंगे। आप ऐसा करें, इसे यहीं छोड़ जाइए, 10-15 दिन बाद आके ले जाइएगा। अच्छा, और पैसे कितने लोगे? 40 रुपए लगेंगे। बस जी बस, जितना तुमसे कहा है उतना काम कर दो, बाकी हमारे मामलात में दखल मत दो। थोड़ी देर बाद हैंडल और गद्दी ऊंचा करके कस दी गई और जब मैं चलने लगा तो मिस्त्री ने कहा, हुजूर ये पेज सब घिसे हुए हैं। मैंने इसे कस तो दिया है, मगर कुछ देर आगे जाकर ये फिर से ढीले हो जाएंगे। हैं बदतमीज कहीं का, तूने 2 आने पैसे मुफ्त में ले लिए। तो आपको भी तो ये बाइसाइकिल मुफ्त में मिली होगी ना? ये वही मिर्जा साहब की है ना? क्यों भाई लल्लो, ये वही बाइसाइकिल है ना जो पिछले साल भी बिकने को आई थी? भाई सदियां गुजर गई लेकिन इस बाइसाइकिल की खता माफ होने को नहीं आती। वाह, मिर्जा साहब का लड़का इस पर कॉलेज आया जाया करता था और अब उसे कॉलेज छोड़े 2 साल भी नहीं हुए। वो बात तो ठीक है, मगर जब मिर्जा साहब खुद कॉलेज में थे तब भी उनके पास यही बाइसाइकिल थी। ये सुनकर मेरी तबीयत कुछ मुर्दा सी हो गई। मैं बाइसाइकिल को लिए आहिस्ता आहिस्ता पैदल चल पड़ा। पैदल चलना भी तो मुश्किल था। इस बाइसाइकिल के चलाने में ऐसे ऐसे पट्टों पर जोर पड़ता था जो आम बाइसाइकिल के चलाने में इस्तेमाल नहीं होते। इसलिए मेरी टांगों, कंधों, कमर और बाजुओं में जा बजा दर्द हो रहा था। मिर्जा का ख्याल रह रह कर आता था, लेकिन मैं हर बार कोशिश करके उसे दिल से हटा देता था वरना मैं पागल हो जाता। और जुनून की हालत में सबसे पहली हरकत मुझसे ये सरजद होती कि मिर्जा के मकान के सामने एक जलसा मुनक्किद करता और उसमें मिर्जा की मक्कारी, बेईमानी पर तवील तकरीर करता और कुल बलीनू इंसान और आने वाली नस्लों को मिर्जा की नापाक फितरत से आगाह कर देता। मैंने सोचा कि किसी तरह इस बाइसाइकिल को औने पौने दामों बेच दिया जाए। भला से 10-15 रुपए का खसारा ही सही, 40 के 40 तो जाया ना हो। रास्ते पर एक और बाइसाइकिलों की दुकान आई। मैं वहां ठहर गया। दुकानदार दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मेरी जबान को जैसे कुफल सा लग गया हो। तमाम उम्र किसी चीज के बेचने की नौबत नहीं आई। बहुत सोच विचार और तामुल के बाद मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये बाइसाइकिल है। फिर लोगे? क्या मतलब? बेचते हैं हम। दुकानदार ने मुझे ऐसी नजरों से देखा, मुझे मालूम हुआ कि मुझ पर चोरी का शबा कर रहा है। पहले बाइसाइकिल को देखा, फिर मुझे देखा, फिर बाइसाइकिल को देखा। ऐसा मालूम होता था कि पहचान नहीं पा रहा कि बाइसाइकिल कौन सी है और आदमी कौन सा है। आखिरकार बोला, इसको बेचकर आप करेंगे क्या? खुदा जाने ऐसे सवालों का क्या जवाब होता है। क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि इसे बेचकर जो कीमत मुझे वसूल होगी उसका मसरफ क्या होगा? नहीं, वो बात तो ठीक है, मगर इसको लेकर कोई करेगा क्या? लो, चढ़ेगा और क्या? चढ़ गया, फिर चलाएगा और क्या? अरे भाई खुदा बख्श, ये साइकिल बिकने को आई है। जिन हजरत का इसमें गिरामी खुदा बख्श था, वो दूर से बाइसाइकिल को ऐसे देख रहे थे जैसे बू सूंघ रहे हो। आखिर में वो जिनका नाम खुदा बख्श नहीं था मेरे पास आए और कहने लगे, क्या सचमुच बेचते हैं? तो और क्या, महज आपसे हम कलाम होने का फख्र हासिल करने के लिए घर से ये बहाना गढ़ कर लाया था। क्या लेंगे आप? तुम बताओ। सचमुच बता दूं? अब बताओगे भी या यूं ही तरसाते रहोगे?
3 रुपए दूंगा। मेरा खून खोल उठा, मेरे हाथ पांव और होंठ गुस्से के मारे कांपने लगे। मैंने कहा, ओ सनत और हरकत से पेट पालने वाले निचले तबके के इंसान, मुझे अपनी तौहीन की परवाह नहीं, लेकिन तूने अपनी बेहुदा गुफ्तारी से इस बेजुबान चीज पर जो सदमा पहुंचाया है, उसके लिए मैं तुझे कयामत तक माफ नहीं करूंगा। और मैं बाइसाइकिल पर सवार हुआ और अंधाधुंध पांव चलाने लगा। मुश्किल से 20 कदम चला होऊंगा कि मुझे यूं महसूस हुआ कि जमीन यकलस उछलकर मुझसे आ लगी हो। आसमान मेरे सर पर से उठकर मेरी टांगों के बीच में से गुजर गया हो और आसपास की इमारतों ने एक दूसरे से अपनी अपनी जगह बदल ली हो। जब हवास बजा हुए तो मालूम हुआ कि मैं जमीन पर इस बेतकल्लुफी से बैठा हूं गोया मुझे बड़ी मुद्दत से इस बात का शौक था जो आज पूरा हुआ। इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे जिनमें से अक्सर हंस रहे थे। सामने वो दुकान थी जहां मैंने अभी अभी अपनी नाकाम गुफ्त शनीद का सिलसिला मनक़ता किया था। मैंने अपने गर्दोपेश पर गौर किया तो मेरी बाइसाइकिल का अगला पहिया लुढ़कता हुआ सड़क के उस पार जा पहुंचा था। मैंने खुद को संभाला, बाइसाइकिल अपने हाथ में उठाई, अगला पहिया जाके उठाया और चल खड़ा हुआ। ये महज एक इस्तरारी हरकत थी, वरना हाशा व कला वो बाइसाइकिल मुझे हरगिज़ इतनी अजीज ना थी कि मैं उसको साथ साथ लिए फिरता। जब मैं ये सब कुछ उठाकर चल दिया तो मैंने अपने आप से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है, ये 2 पहिए काहे को ले जा रहे हो? सब सवालों का एक ही जवाब मिला, देखा जाएगा, फिलहाल तुम यहां से चल दो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तो जो लोग हंस रहे हैं उन्हें हंसने दो। इस तरह के लोग हर मुल्क और हर कौम में पाए जाते हैं। आखिर हुआ क्या है, क्या हुआ? एक हादसा, बस दाएं बाएं मत देखो और चलते जाओ। लोगों के नाशाइस्ता कलिमात सुनाई दे रहे थे। एक साहब बोले, बस जरूर गुस्सा ठूक डालिए। दूसरे साहब बोले, बेहुदा बाइसाइकिल, घर चल तुझे मजा चखाता हूँ। एक वालिद अपने लखते जिगर की उंगली पकड़े जा रहे थे, मेरी तरफ इशारा करके बोले, अरे देखो बेटा, ये सर्कस की बाइसाइकिल है, इसके दोनों पहिए अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं चलता गया, हत्ता के आबादी से दूर निकल गया। मेरा दिल जो कई घंटों से किसी कश्मकश में पेचो ताप खा रहा था, अब बहुत हल्का हो गया था। और फिर चलता गया और दरिया पर पहुंचा। पुल पर खड़े होकर मैंने दोनों पहियों को इस बेपरवाही के साथ दरिया में फेंका जैसे कोई लेटर बॉक्स में खत डालता है, और फिर शहर को रवाना हो गया। सबसे पहले मिर्जा के घर गया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। मैंने कहा, आप जरा बाहर तशरीफ लाइए हुजूर, आप जैसे खुदा रसीदा बुजुर्ग के घर वुजू किए बगैर कैसे दाखिल हो सकता हूं? बाहर आए तो मैंने वो औजार उनकी खिदमत में पेश किया जो उन्होंने मुझको बाइसाइकिल के साथ मुफ्त ही इनायत फरमाया था, और कहा, अब आप ही इससे शौक फरमाया कीजिए मिर्जा साहब, मैं अब इससे बेनियाज हो चुका हूं। घर पहुंचकर मैंने फिर इल्मे कीमिया की उस किताब का मुताला करना शुरू किया जो मैंने FA में पढ़ी थी।